हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। तो हेडिंग लगा लिया जाए वेपर प्रेशर। देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए सिंपली हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड डाल दिया गया है और इसको ऊपर लिड से क्लोज कर दिया गया है। अब अगर इस लिक्विड को हम लोग हीट करें या इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट ना भी करें, तो जो भी रूम टेम्परेचर मौजूद है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो कि T मान लेते हैं, ये जो लिक्विड का सबसे अपर सरफेस है, तो लिक्विड के सबसे अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हम ब्लू डॉट से इस तरह से डिनोट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपके लिक्विड का सबसे अपर सरफेस है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर किसी क्लोज कंटेनर में रखे हुए लिक्विड के जो सबसे अपर सरफेस मौजूद हैं, ये वेपराइज होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं वेपर फेज में। अब जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तो कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? यहाँ वेपर फॉर्म में। ये जो मॉलिक्यूल ऊपर में आपको दिखलाया गया, ये किस फॉर्म में चला आया? ये हो गया वेपर, इसी लिक्विड का इस पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अब वेपर का बनना रुक जाएगा। वेपर के बनने का रुकने का मतलब क्या होगा? दरअसल वो रुकता नहीं है, क्योंकि आपको बतलाया गया है कि सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यानी अब ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। जितने अमाउंट से लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उतने अमाउंट से बना हुआ वेपर वापस लिक्विड में कंडेंस होकर चला आएगा। तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब कोई लिक्विड अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच जाए, तो जितना वेपर यहाँ बना है, वो वेपर क्या करता है? वो वेपर इसी लिक्विड पर प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है। तो इसी एग्जर्ट किए गए प्रेशर को जो ये वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। तो ये आपका जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये आपका प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। दैट इज वेपर प्रेशर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid, exerted by the vapors of liquid in equilibrium over the liquid at particular temperature is called वेपर प्रेशर। वेरी सिंपल। किसी लिक्विड को अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर यहाँ फॉर्म होता है, वो वेपर इसी के ऊपर क्या लगाने लगता है? प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर के कंडीशन से हम लोग आज जानेंगे, जो आप हेडिंग देख रहे हैं, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के क्राइटेरिया को समझने के लिए इस प्रेशर का क्या कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, उसको हम लोग दो डिफरेंट कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ को हम लोग दो डिफरेंट क्राइटेरिया में आज स्टडी करेंगे। एक क्राइटेरिया है हम लोगों का सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी इसमें आपका जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में होगा। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसको सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी इसमें सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है
वो लिक्विड स्टेट में होगा। इससे प्रीवियसली जो आपने पढ़ा था हेनरीज लॉ, उस हेनरीज लॉ में आपका सॉल्यूशन कैसा था? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो भी क्राइटेरिया स्टडी कर रहे हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन का है, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, जो कि यहाँ भी लिक्विड स्टेट में है, वहाँ भी लिक्विड स्टेट में, हेनरीज में भी लिक्विड स्टेट में था। ओवरऑल दीज आर ऑल अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी जहाँ सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होगा। अब इसी वेपर प्रेशर के क्राइटेरिया को याद रखते हुए हम लोग फिर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस सिचुएशन का, केस 1 या सिचुएशन 1 का। तो अभी हम लोग सिचुएशन 1 जो है इसी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सपोज कर लीजिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया है कि ये है आपका सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है ये, इसमें सॉल्यूट मिलाया नहीं गया है, यानी अभी आपका जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है? वो प्योर स्टेट में है। सॉल्वेंट आपका क्या अभी? प्योर, मीन्स कि कोई चीज़ इसमें अभी डिज़ोल्व नहीं की गई है। इसके जो सबसे ऊपर वाले सरफेस हैं, इस सबसे ऊपर वाले सरफेस को इमेजिन कर लीजिए कि हम आपको यहाँ ग्रीन बॉल से डिनोट कर देते हैं। ये आपके प्योर सॉल्वेंट के सबसे टॉप वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बिल्कुल उसी तरह से इमेजिन करना है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर इस क्लोज कंटेनर में, पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर इस क्लोज कंटेनर में क्या होगा? तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे। तो जैसे ही इसके वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, ये इसके वेपर्स हो गए, ये वेपर फॉर्म हो रहा है। तो इसके जो वेपर्स यहाँ फॉर्म हो गए, तो इसके जो वेपर यहाँ फॉर्म हुए तो वो वेपर क्या करेगा? यहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अभी आपको बताया गया। तो प्योर सॉल्वेंट का जब वेपर डेवलप हुआ तो उसके वेपर प्रेशर जो यहाँ पास फॉर्म हो रहे हैं, इसके वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं P1। 1 क्यों? हम लोग प्रीवियसली से मानते चले आ रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए हम लोग 1 मानते हैं और सॉल्यूट के लिए हम लोग 2, 1 या A सपोज कर लेंगे इसको हम लोग। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? 1, और प्योर फॉर्म के लिए हम यहाँ पास एक टर्म यूज़ कर लेते हैं P1 नॉट। तो ये जो ऊपर में वेपर फॉर्म हुआ, ये इस वेपर ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया इसी लिक्विड पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, तो प्योर फॉर्म के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या मान लिया गया? P1 नॉट। अब आपके पास क्या है सॉल्वेंट के बाद? दूसरा क्राइटेरिया सॉल्यूट। अब मेरे पास क्या है? एक दूसरा कंटेनर है और इस कंटेनर में भी क्या है? लिक्विड सॉल्यूट है, इस बार सिर्फ सॉल्यूट प्योर फॉर्म में, यानी कोई दूसरी चीज़ इसमें भी एडेड नहीं है। इसको भी क्लोज कंटेनर है ये भी, तो ये भी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंच गया और इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ये भी पहुंच गया। तो इसके भी ऊपर वेपर्स फॉर्म होने लगे। अब इस मॉलिक्यूल के अपर सरफेस को हम रेड बॉल से, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं फ़र्क करने के लिए। तो इसका भी क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स? वेपर फॉर्म बनना शुरू हो गया होगा। जब इसका भी वेपर बनेगा तो ये वेपर भी क्या करेगा? अपने ही इसके ऊपर में वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग क्या मान लें? 2, और प्योर फॉर्म के लिए नॉट, यानी प्योर फॉर्म में लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई हुआ वो P1 नॉट है और इसका क्या है? P2 नॉट। अब हमने क्या किया? इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। अब ये दोनों जैसे ही मिला दिए गए तो अब जो चीज़ बन के आएगी वो क्या होगा? वो चीज़ हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है? वेरी सिंपल। अब ये आपने जब इसको मिलाया तो अब मिलाने के बाद इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो हम सिर्फ इसके अपर वाले मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं थे अपर सरफेस पर, दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद थे, सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्सअप कर दिए गए। तो जब दोनों के मॉलिक्यूल सरफेस पर चले आए तो अब क्या होगा और उस कंडीशन को कैसे अचीव करेंगे? दिस इज सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। अगेन कंटेनर आपका क्लोज है। याद रहे, अगर आपका कंटेनर क्लोज नहीं रहेगा तो वो ओपन सिस्टम होगा और वो कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव
नहीं कर सकेगा। इसलिए सारे कंडीशन में आपको कंटेनर को क्लोज दिखाना है सो दैट इट मे अचीव द इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसके सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है और सिर्फ सॉल्यूट नहीं है, तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर T पर जो वेपर रेज होगा दोनों का होगा। तो सपोज कर लीजिए कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है जिसको हमने यहाँ ग्रीन बॉल से दिखलाया है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जब ऊपर में वेपर के फॉर्म पे गए तो उसका नंबर विथ कंपैरिजन टू फर्स्ट केस, जो पहला कंडीशन आप देख रहे हैं, इस पहले कंडीशन के रिस्पेक्ट में, इसको भी मैं ग्रीन बॉल से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। इसी के वेपर हैं ये। तो जितना नंबर शुरू के कंडीशन में यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितनी आसानी के साथ वेपर फॉर्म में यहाँ बन के जा रहे थे, यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी इसके सरफेस पर मौजूद है। तो इससे क्या होता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कुछ कम कर देगा क्योंकि उसने कुछ सरफेस एरिया को कुछ जगह के ऊपर क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो ठीक इसके नीचे वाला, इस सॉल्यूट के जो नीचे वाला मॉलिक्यूल रहा होगा, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल रहा होगा सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ अपर सरफेस इज ऑल्सो कवर्ड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इस वजह से नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गोइंग फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज डिक्रीजेज, जिसकी वजह से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नंबर जो वेपर फेज में जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर जो ये अप्लाई करेगा वो पहले के कंपैरिजन में कम अप्लाई करेगा। तो पहले जब ये प्योर फॉर्म में था सॉल्वेंट तो उसके वेपर प्रेशर को आपने P1 नॉट माना। अब जब इसमें सॉल्यूट ऐड हो गया, उसका वेपर प्रेशर घट गया, तो उसके वेपर प्रेशर को हम सिर्फ P1 लिखेंगे। अब आते हैं सॉल्यूट पर। चूँकि इसमें सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में जाएंगे। तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में गए, जिसको हम लोगों ने रेड से डिनोट किया है, उसकी भी संख्या क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में यानी प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से उसका वेपर फॉर्म में जाने का जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा। अब जब ये भी डिक्रीज कर गया तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग सॉल्यूट को P2 मानेंगे। यहाँ P2 नॉट माना था हम लोगों ने। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूट का। जब दोनों को मिला दिया गया तो इसको P1 और इसको हमने क्या माना, P2। अब ये जो क्राइटेरिया आपके सामने डायग्राम से आ गया है, इसको राउल्ट्स ने अपने एक लॉ में एक्सप्लेन किया जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो राउल्ट्स जो थे उन्होंने क्या बतलाया स्टूडेंट्स, देखिए राउल्ट्स ने ये बतलाया कि जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट है, वोलाटाइल का मतलब सब्सटेंस दैट कैन कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फेज, जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, दोनों ही आपका वोलाटाइल है। तो जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में होते हैं वो अपने ही मोल फ्रैक्शन के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो राउल्ट्स ने जो बात बतलाई वो क्या बतलाई, देखिए द लॉ स्टेट्स दैट, मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट कर लें, आसानी रहेगा। द लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द ईच volatile component in the solution is proportional to the corresponding mole fraction of the component। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द लॉ स्टेट्स दैट द, यहाँ पे आप एक वर्ड और बढ़ा सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट in the solution is proportional to the corresponding mole fraction of the component
ये सारा का सारा क्राइटेरिया एज्यूम्ड होगा कि किस कंडीशन में हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में अचीव करेंगे, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या मान लिया स्टूडेंट्स, देखिए सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग मान चुके हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को क्या माना हम लोगों ने, P1 नॉट, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या माना है, P2 नॉट। अब जब इसको आपने ऐड कर दिया, मिक्सअप कर दिया, तो मिक्सअप करने के बाद का क्राइटेरिया क्या हुआ, देखिए अब जब उसको हम लोगों ने मिक्सअप कर दिया तो इसके जो वेपर प्रेशर थे उस वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई, दोनों के वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई। आफ्टर एडिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर दिया और उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, P1, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है, सॉल्यूशन का मतलब ये कि दोनों मिक्सअप है, P1, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अब क्या हो गया, P2। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बतलाया, राउल्ट्स लॉ में आपको यह बतलाया गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, पहले केस 1 का देख लीजिए, यानी कि सॉल्वेंट का P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन दैट इज x1। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हेनरीज लॉ था। फर्क क्या हुआ यहाँ देखिए, P1 इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमने और एक कांस्टेंट चलाया क्या, P1 नॉट। हेनरीज कांस्टेंट में के h आता था, इसमें क्या आ गया, P1 नॉट x1। दिस इज कंडीशन 1। अब दूसरा क्राइटेरिया, दूसरे क्राइटेरिया में क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए सिमिलरली इसी तरह से अगर आप P2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन दैट इज x2। अब अगर इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो क्या आ जाएगा, P2 नॉट x2। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब ये जो दोनों क्राइटेरिया है, तो राउल्ट्स लॉ के क्राइटेरिया को हम लोग, एक और लॉ हम लोग जानते थे पहले से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ इसको जब हम लोग रिलेट करते हैं तो हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसको हम लोग जब डाल्टन्स लॉ के साथ रिलेट करेंगे तब कंडीशन कहाँ तक पहुँचेगा। तो सिंस फ्रॉम Dalton's law, since from Dalton's law of partial pressure, P total, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, Dalton's law of partial pressure के रूल के हिसाब से सिंपल P1 प्लस P2। तो P total इज इक्वल टू P1 का वैल्यू उधर से देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तो P1 इज इक्वल टू है P1 नॉट x1 एंड P2 के लिए P2 नॉट x2। दिस इज टोटल वेपर प्रेशर। एंड नाउ इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं x1 एंड x2, इसको हम लोग किसी एक कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होता है, 1। तो हम लोग यहाँ x1 को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस x2, P2 नॉट x2 जैसे था वैसे लिख दिया। क्यों, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। सिंपल। यहाँ पे एक चीज रिजल्ट के फॉर्म पर क्या आ गया, P1 नॉट मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 और P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट। इन दोनों में देखिए स्टूडेंट्स x2 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 को कॉमन निकाल लेंगे और जो पॉजिटिव वाला यहाँ देख रहे हैं फॉर्म, इसको पहले लिखेंगे। तो क्या रिजल्ट मिल गया हम लोगों को, P1 नॉट प्लस x2 को हमने कॉमन ले लिया, x2 को कॉमन लिया तो हम लोगों को रिजल्ट में क्या आ गया, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। दिस इज योर
expression for P total in case of Raoult's law with the help of Dalton's law of partial pressure। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना है। अब इस लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चेक करने वाले हैं। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज़रा चेक किया जाए, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लिए स्टूडेंट्स। हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेकआउट करेंगे। चलिए, होप सो इसे आपने नोट कर लिया होगा। एंड नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेक करेंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसे होगा, देखिए। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने क्या लिया था, फर्स्ट कंडीशन क्या था आपका, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका जो ग्राफिकल क्राइटेरिया है वो किस तरह से आने वाला है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग कैसे अचीव करेंगे, देखिए वाई एक्सिस पर आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल हेनरीज लॉ की तरह का क्राइटेरिया है, पार्शियल प्रेशर। और इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन। कभी कभी यह भी प्रॉब्लम होता है कि आप किस एक्सिस पर किसको लेंगे, तो उसका आइडिया को हमने प्रीवियसली भी बताया था, फिर से एक बार आपको बताते हैं। इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को हम क्या करते हैं, एक रिजॉल्विंग क्राइटेरिया में ऐसे लिखते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। इसको भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसी सेम ग्राफ में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू mx प्लस c विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y एक्सिस पर आपका पार्शियल प्रेशर होगा, x एक्सिस पर आपका मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया इससे। और यहाँ से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो देखिए इसको कैसे हम लोग लिख सकते थे, और P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस 0। फिर से हो गया उसी तरह से y इज इक्वल टू mx प्लस c। हेनरीज लॉ में हम आपको इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर रहना चाहिए, x एक्सिस पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन, m आपका स्लोप है, c इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। अब इसको सिमिलर ग्राफ में हम दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जब हम सिमिलर क्राइटेरिया में दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अभी क्या बतलाया गया, यहाँ से किसी भी कंपोनेंट में टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1। यानी अगर आप किसी को 0 लेंगे तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 कब होगा, जब दूसरा वाला कंपोनेंट कितना हो जाए, 1, तभी तो मिलकर दोनों 1 होगा। तो अगर आप सपोज कर लीजिए कि इस ओरिजिन के क्राइटेरिया पे यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x1 को 0 ले रहे हैं, x1 को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। इसको यहाँ पे एरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए अगर हम लोग इसके इस क्राइटेरिया पर x1 को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो दूसरा जो कंपोनेंट है x2 वो इधर क्या होगा, 1, ताकि दोनों का सम मिल करके कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसी ग्राफ पे चूंकि रिप्रेजेंट करना है तो हम यहीं पास एक दूसरा क्राइटेरिया शो कर देते हैं। अब देखिए इसका मतलब जिसको भी आप चाहें 1 ले लें, जिसको भी आप चाहें 2 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको भी आप 0 इधर से लेंगे दूसरा वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। अब आपने यहाँ x1 ले लिया 0, तो ग्राफ का क्राइटेरिया x1 का कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका। कहाँ तक जाएगा, तो ये क्राइटेरिया अपने जो वेपर प्रेशर के टर्म में था, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ये जो आप देख रहे हैं P1 नॉट, ये P1 नॉट क्या था, ये P1 नॉट जब ये प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर था। तो ये अपने मैक्सिमम वेपर प्रेशर तक जाएगा। और किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब होता है, जब वो अपने प्योर फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये अपने मैक्सिमम वेपर प्रेशर P1 नॉट तक जाएगा। तो जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर का क्राइटेरिया है वो सपोज कर लेते हैं हम लोग
ये क्राइटेरिया हम लोगों को इसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर का आ जाता है। तो ये हो गया, दिस इज योर P1 नॉट विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखिए चूंकि इधर मोल फ्रैक्शन है, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। अब x1 0 है, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, x1 का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना तक जाएगा, तो x1 बढ़ते बढ़ते वैल्यू में कितना पहुंच गया 1, और x2 जो 0 था, जो 1 था, वो डिक्रीज होते होते x2 का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 0। अगेन दोनों का सम जोड़ करके देखेंगे कितना हो जाएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम बाइनरी कंपोजिशन में क्या होगा 1 हो जाएगा। तो जिसको भी आप 0 लेंगे उसका दूसरा 1 हो जाएगा। यहाँ जो था वो x1 डिक्रीज होते होते कितना हो गया, इंक्रीज होते होते 1 हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट 0। यानी अगर आपने इधर x1 को स्टार्ट किया तो इधर से आप x2 को स्टार्ट करेंगे। तो अब इधर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लेने वाले हैं किसको, वो हम लेने वाले हैं जो 0 रहेगा ग्राफ उसी का होगा, ये माइंड में आप रखिए। तो x1 0 है इसलिए ये ग्राफ किसका हुआ, P1 का हुआ। x2 0 है तो इसका मतलब अब जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो P2 का ग्राफ होगा। अब P2 का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक बात और देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ P2 माइनस P1 नॉट जो ग्रेटर होगा, जिसका वेपर प्रेशर हाइयर होगा, वो ये कंपोनेंट है। यानी हो सकता है कि P1 नॉट माइनस P2 हो, दोनों केस हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके रिजॉल्विंग क्राइटेरिया पर। हम अगर यहाँ पास x2 को रिजॉल्व करते हैं तो ये क्राइटेरिया अपोजिट फॉर्म में आता, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो याद रखेंगे कि जिसका वेपर प्रेशर हाई रहेगा उसमें से दूसरा वाला डिक्रीज होगा। तो इससे ये पता चल रहा है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि P2 नॉट यानी P2 का प्रेशर हाइयर है। तो जब P2 का प्रेशर हाइयर है तो P2 जो है वो P1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपर एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू उसका ज़्यादा लिया जाएगा। तो ग्राफ के ड्रॉ करने में इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दूसरे P2 के केस के लिए। दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ P2। याद रखिए, कैसे याद रखेंगे आप, जिसको 0 लेंगे ग्राफ उसी का होगा। x1 0 है तो ग्राफ P1 का होगा, x2 0 है इसका मतलब ये ग्राफ किसका होगा, P2 का ग्राफ हो जाएगा। कौन ग्रेटर होगा, कौन ऊपर एक्सिस पे लेंगे, कौन नीचे एक्सिस पर लेंगे, यहाँ से पहचानेंगे। जिसको आप डिक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ दिखलाएंगे पहले P2 माइनस P1, इसका मतलब कि P2 का ग्राफ ऊपर होगा, P1 का ग्राफ नीचे होगा। P2 का ग्राफ ऊपर, P1 का ग्राफ नीचे। ये अपने मैक्सिमम के वैल्यू, P1 अपने मैक्सिमम कितने वैल्यू तक जा सकता है, P1 नॉट। P2 अपने मैक्सिमम कितने वैल्यू तक जा सकता है, P2 नॉट। अब तीसरे क्राइटेरिया पर आते हैं, बात करते हैं P टोटल का ग्राफ। तो P टोटल के ग्राफ के लिए आप क्या देख रहे हैं, P टोटल का ग्राफ का क्राइटेरिया क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे किया जाए, तो एक क्राइटेरिया जो इसका डिनोट किया जाता है, एक क्राइटेरिया जो इसको एक्सप्लेन किया जाता है, वो बतला दिया जाता है कि P1 नॉट और P2 नॉट को आप जोड़ दीजिए, वो P टोटल का हो जाएगा। बट द लॉजिक बिहाइंड दिस क्राइटेरिया इज, उसको समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ डायरेक्टली याद मत रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इसमें उसी 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए इधर, P टोटल इज इक्वल टू क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है इसको हमने उधर लिख दिया है। अब हम लोगों को 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो आप 2 केस ले लीजिए। लेट एक बार मोल फ्रैक्शन x2 को ले लीजिए 0, तो जब आप इसको 0 लेंगे तो ये पूरा कंपोनेंट आपका खत्म हो गया। तो P टोटल इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा इस सिचुएशन में, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने x2 का जो मिनिमम वैल्यू लिया 0, मोल फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, जब आपने मिनिमम वैल्यू रखा तो उसका एक पॉइंट आपको क्या पता चला, P1 नॉट। इसका मतलब इसके आपको एक पॉइंट मालूम हो गया, P1 नॉट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड नाउ अब आप क्या ले लीजिए, लेट x2 अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, x1। जब आप इसके x2 को 1 लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे
1, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पी टोटल क्या हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, x2 की जगह पे 1 पुट कर चुके, प्लस P1 नॉट। तो देखिए P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया पी टोटल का, P2 नॉट। P2 नॉट कहाँ है, यहाँ आपने देख लिया। एक मिनिमम वैल्यू आपने जब रखा तो उसका वैल्यू इनिशियल पॉइंट P1 नॉट, और दूसरा वैल्यू जब आपने रखा तो उसका वैल्यू मैक्सिमम क्या मिला, P2 नॉट। जब आपको 2 पॉइंट मालूम हो गया तो लाइन खींचने में क्या डिफिकल्टी हो सकती है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे ही आइडेंटिफाई किया गया था। अब याद रखने के लिए आप जैसे याद रखिए, लेकिन यही रूल है, इस रूल को याद रखें, कंसेप्ट याद रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हो गया आपका पी टोटल का ग्राफ। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टोटल विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2। कितना सिंपल ग्राफ है। अब आप इसको अगर नहीं समझेंगे तो आपको लगा कि अरे कैसे कैसे लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है उसको आप जीरो लेंगे, जो चीज़ जीरो होगी ग्राफ उसी का होगा। स्ट्रेट लाइन है वो सारी चीज़ें आपको बतला दी गई हैं। दूसरा, जो चीज़ आप जीरो लेंगे उसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम मिलकर क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए। x1 यहाँ 0 है, x1 इधर बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 1 हो गया। जब x1 इधर 1 हुआ तो x2 का कंपोनेंट क्या होगा, 0। इधर वाले में क्या चीज़ 0 है, x2 0 है। तो जब x2 0 है तो ये वाला ग्राफ P2 के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ हो गया तो आपको चाहिए P टोटल। तो P टोटल के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक मिनिमम पॉइंट x2 को आपने एक बार क्या किया, 0 रख दिया, तो ये कंपोनेंट खत्म हो गया, P1 नॉट बचा। तो इनिशियल पॉइंट आपको क्या पता चल गया, जब मिनिमम वैल्यू रखा तो इनिशियल पॉइंट P1 नॉट मालूम हो गया हमको कि अच्छा इसका इनिशियल पॉइंट P1 नॉट है। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू को जब हमने यहाँ पास पुट किया तो उसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आया हम लोगों को, P2 नॉट। दिस इज योर P2 नॉट क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट आपको मालूम हो गए, दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, P टोटल का ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से राउल्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड ग्राफ को आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ पास अभी एक और ये है कि ग्राफ को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका क्राइटेरिया उसके इक्वेशन से बिल्कुल मैच करना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया इस तरह से, बिल्कुल जो यहाँ शो किया गया है उसको कैसे पहचानना है, यहाँ से पहचानना है। जो चीज़ में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जिसके वेपर प्रेशर में से, वो आपका मोर वोलाटाइल होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, जल्दी जल्दी उसके वेपर बनेंगे। तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट। अब एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, ग्राफ आपको दे दिया जाएगा इस तरह से, सपोज कर लीजिए, और इस क्राइटेरिया में पूछा जाएगा विच इज़ मोर वोलाटाइल सब्सटेंस। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेकंड वाले को, यानी सॉल्यूट को। इससे ये पता चला इस ग्राफ से कि सॉल्यूट आपका ज़्यादा वोलाटाइल है। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इन दिस केस ग्राफ, इन दिस केस क्या मालूम हुआ हम लोगों को मालूम हुआ कि सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। इस सिचुएशन में सॉल्यूट ज़्यादा वोलाटाइल है, यानी सॉल्यूट का वेपर जल्दी जल्दी बन रहा है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसलिए तो उसका वेपर प्रेशर हाई हो गया। अब एक और क्राइटेरिया इमेजिन कर लीजिए, देखिए सपोज कर लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम x2 को रिजॉल्व नहीं करके x1 को रिजॉल्व करते, तब आपका सिचुएशन क्या हो जाता। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते, देखिए इफ़, पहले तो P टोटल का इक्वेशन लिख लीजिए। सिंस P टोटल का इक्वेशन आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। यही हम लोगों का था, जो पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने लाया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में x2 के बजाय x1 आ जाता तो हम यहाँ क्या करते, हम इस क्राइटेरिया में जो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 को रहने देते, और हम क्या करते P2 नॉट x2 को रिजॉल्व कर देते, 1 माइनस x1, तो क्या हो जाता P1 नॉट x1 मल्टीप्लाई कर दीजिए P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। अब यहाँ देखिए x1 है यहाँ, तो जब यहाँ x1 है तो हम क्या करते P2 नॉट प्लस
यहाँ से x1 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, और यहाँ क्या कॉमन लिया हमने, x1, सिंपल। तो बिल्कुल उसी तरह से एक इक्वेशन हम लोगों को दूसरा जो मिलता वो क्या मिलता, P टोटल इज इक्वल टू, इसको याद रखने का ट्रिक भी आपको बतलाते हैं, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। देखिए P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। तो ये जो सिंपल क्राइटेरिया आया, इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए हमेशा स्मॉलर यानी कम, जो वेपर प्रेशर में कम रहेगा उसके वेपर प्रेशर से इक्वेशन शुरू होगा। इस इक्वेशन का मतलब ही हो गया कि इसमें P2 नॉट का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, और जो यहाँ वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर माइनस स्मॉलर रहेगा। ठीक से बात को समझिए। अब इस इक्वेशन का आपको क्या कह देगा कि ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, या ग्राफ दिया रहेगा और उससे आपको कई इक्वेशन दे देगा, कभी आगे कभी पीछे, और कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिए, मेरे साथ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, दिस इज योर ग्राफिकल सिचुएशन। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स आप, मोल फ्रैक्शन, इधर क्या है आपका पार्शियल प्रेशर, किसी भी एक कंपोनेंट को जो आपको मर्जी हो। x1 को 0 लिया तो x2 क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x1 प्लस x2 मिलके कितना होना चाहिए, 1, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। जो चीज़ 0 है ग्राफ उसी का होगा। अब x1 का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में, जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया ये वाले कंपोनेंट से पता चल जाता है कि कौन मोर वोलेटाइल है, कौन लेस वोलेटाइल है। दूसरा क्राइटेरिया, ये जो सिचुएशन आपको दे रहा है ये स्मॉलर का क्राइटेरिया होता है, ये स्मॉलर का क्राइटेरिया, तो इसको तो आगे पीछे कर सकता है, इसलिए आप इसी से याद रखिए। जो चीज़ ग्रेटर होगी वो यहाँ, ग्रेटर वेपर प्रेशर माइनस स्मॉलर वेपर प्रेशर, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 का वेपर प्रेशर हायर होगा, तो ग्राफ में ज़रा इसको ऊंचा ड्रॉ करेंगे आप। तो दिस इज योर P1, जो चीज़ 0 होगी, x1 0, तो ये ग्राफ भी P1 का होगा। कहाँ तक जाएगा, अपने मैक्सिमम लिमिट तक। उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, उसका मैक्सिमम लिमिट है P1 नॉट, क्लियर है। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, x1 0 था, x1 इधर आते आते क्या हो जाएगा, x1 इधर मैक्सिमम हो जाएगा, और जो चीज़ इधर 0 थी, मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख देते हैं, जो चीज़ इधर 0 थी वो इधर 1 हो गई। अब x1 चूँकि 1 है तो x2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जो 0 है उसी का ग्राफ चलेगा, और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए जब भी ग्राफ ड्रॉ होगा तो उसका वैल्यू से कम लेंगे आप, कम लेंगे। ये सबको बहुत ध्यान रखना है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ P2। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, P2 का। कहाँ तक जाएगा अपने मैक्सिमम लिमिट यानी P2 नॉट तक। P टोटल का ग्राफ, इस दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। कैसे करना है वो अभी आपको बता दिया गया है। तो लॉजिक याद रखें और चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ग्रैस्प करने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए फिर से इसको बैक करके पॉज करके 2 बार 3 बार आप देखें और बातों को समझें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। बात को समझिए, जो 0 है उसी का ग्राफ है, जो 0 है उसी का ग्राफ है। मैक्सिमम लिमिट P1 है तो P1 नॉट, P2 है तो P2 नॉट, और P टोटल के लिए सिचुएशन कैसे अचीव किया गया वो बता दिया गया। P1 नॉट और P2 नॉट को जब आप मिलाएंगे तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया हो गया। अब इस इक्वेशन पर जल्दी से 1-2 बात और समझ लीजिए आप। इस राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन है, यानी ये जो दोनों इक्वेशन आपको आया, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन आपको दे सकता है, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन आप लिख सकते हैं, अपने से लिखना है। आप क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन में, आप ये देख रहे हैं इस सिचुएशन में कि P टोटल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। हम चाहें तो यहाँ x2 रख रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ x1 रख रहे हैं। यानी P टोटल जो होता है वो जो चीज़ उसमें मौजूद है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उस पर डिपेंड नहीं करती है, दोनों पर, किसी एक के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। पहला रिजल्ट ये निकल के सामने आता है कि P टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देख रहे हैं आप पहला सिचुएशन। सुनिए और नोट करते जाइए, लिखते जाइए। हर चीज़ लिखाई नहीं जाती है, हर चीज़ हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, वेरी क्लियर। सेकंड क्राइटेरिया आप देखिए, इस इक्वेशन से और क्या बात पता चलती है आपको। दूसरी बात ये पता चलती है, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि यहाँ आपने क्या देखा कि P2 यानी सेकंड का वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हाइयर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
कम है। तो इन दोनों क्राइटेरिया में कभी सॉल्यूट और कभी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कम और ज़्यादा होने की वजह से पी टोटल का वैल्यू क्या होगा, वैरी करेगा। वैरी करेगा मीन्स कि अगर इमेजिन कर लीजिए कि P2 का वैल्यू कम हो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होने लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस कम होने लगेगा, जिससे पी टोटल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन पी टोटल डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट। क्लियर है। एंड द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, थर्ड वन क्या बतला रहा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टोटल वेरीज लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द कंपोनेंट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के वैल्यू से डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे है, यहाँ पास हम दिखला चुके हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पी टोटल इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट आइदर x1 और x2। तो दिस इज अबाउट द राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे सिचुएशन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा ये किसके लिए था, दिस इज इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड नाउ कम टू द अनदर सिचुएशन दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पास एक क्राइटेरिया आपको सॉलिड सॉल्यूशन का जो पढ़ना है उसको हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग लगाया जाए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बिल्कुल अभी जो बात बतलाई गई उसी को आके प्रोसीड करना है। फर्क क्या होगा, इस बार दो कंपोनेंट आपका वोलाटाइल नहीं है, ओनली वन कंपोनेंट ही उसमें वोलाटाइल हैं। एक ही कंपोनेंट वोलाटाइल होगा जो कि सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट इस बार कैसा है, सॉल्यूट इस बार आपका सॉलिड स्टेट में है। तो अब हम लोग इसके दूसरे सिचुएशन पर आ जाते हैं, केस 2 पर। वो क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इस बार सॉलिड आपका क्या है, सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट के ऊपर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम डॉट डॉट इस तरह से सर्किल में डिनोट कर देते हैं। कंटेनर आपका क्लोज है, सारा एजम्पशन बिल्कुल पहले की तरह है। ये क्या बनाएगा, ऊपर में जा कर के वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये वेपर का फॉर्मेशन करेगा ये क्या बन गया, वेपर। तो ये क्या एग्जर्ट करने लगेगा, वेपर प्रेशर। प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर को क्या सपोज किया था, P1 नॉट। सिमिलर क्राइटेरिया एज इट इज। दूसरा जो सिचुएशन है इसमें वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूट का है। अब सॉलिड सॉल्यूट का जब मौजूद है तो उसका तो वेपर बनेगा नहीं, वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो अब सिचुएशन क्या होगा आपके पास, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया। कैसा सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट मिलाया सॉलिड। जब सॉलिड सॉल्यूट मिलाया तो आपका जो सॉल्यूशन बन के रेडी हुआ वो आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया इस तरह से। अब बिल्कुल इसी सिचुएशन को इमेजिन करें और यहाँ हम बिल्कुल उसी तरह से डिनोट कर देते हैं। जो हम लोगों का ग्रीन बॉल आप देख रहे हैं उसको मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है, आपका सॉल्यूट है। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और जो आप इसमें रेड डॉट्स देख रहे हैं उसको ग्रीन को P1 माना है, तो यहाँ इसको आप मान लीजिए सॉल्वेंट। पहले जो कंडीशन है उसी को एज इट इज़ रखते हैं। ग्रीन को मान लीजिए कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं जो कि आपका किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। और जो रेड डॉट से हमने यहाँ डिनोट किया है उसको मान लीजिए कि वो आपका सॉलिड है जो कि सॉल्यूट का काम करेगा। यही है आपका नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का केस। क्लियर है। तो अब आप बतलाइए जो ग्रीन के फॉर्म में है उसके तो वेपर ऊपर में बनेंगे, लेकिन जो रेड में आप देख रहे हैं यानी सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, उसका वेपर नहीं बनेगा। इसका मतलब कि इस बार ये कंपोनेंट नहीं होंगे। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो
तो जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट को उसमें डाला गया, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने सॉलिड सॉल्यूट ने ठीक अपने नीचे वाले जो लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे उसको ऊपर वेपर फेज में जाने से रोक दिया। कुछ मॉलिक्यूल इसमें सॉलिड सॉल्यूट का भी है, तो ये क्या करता है, उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है। सरफेस पर पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट मौजूद था, इसलिए जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर बन रहा था। अब उसके ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल भी आ गए। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर चले आए तो जितना वेपर लिक्विड कंपोनेंट का बनना चाहिए था, अब उतना कंपोनेंट लिक्विड मॉलिक्यूल का नहीं बनेगा, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज ओवर द लिक्विड कंपोनेंट। इस लिक्विड कंपोनेंट के जो सरफेस थे, इस लिक्विड कंपोनेंट के सरफेस पर अब सॉलिड के मॉलिक्यूल भी आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया रिलेटिवली डिक्रीज कर गया और वेपर प्रेशर कम हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया अब अप्लाई कर देंगे हम लोग। लेट, उसी तरह से लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड solvent is equal to P1 not after adding solid solute, after adding solid solute यानी क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या होता है, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड लेट इट बी P1, ये P1 नॉट प्योर फॉर्म में था, सॉल्यूशन में क्या हो गया, P1। देयरफॉर फ्रॉम राउल्स लॉ, फिर अगेन आप राउल्स लॉ अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। क्या था राउल्स लॉ, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, तो यहाँ वोलाटाइल कंपोनेंट सिर्फ एक है, वो है क्या आपका P1 सॉल्वेंट। Each volatile component is directly proportional to its corresponding mole fraction। corresponding mole fraction क्या होगा उसका, x1, तो P1 is equal to P1 नॉट x1। सिंपल क्राइटेरिया। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसमें दोनों कंपोनेंट है ही नहीं, एक ही कंपोनेंट है, तो जब ये एक ही कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, इधर है आपका मोल फ्रैक्शन और इधर आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर। ओरिजिन से क्यों शुरू किया गया, इससे शुरू किया गया कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस 0 y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेप्ट 0 है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड नाउ ये जो सिचुएशन आ गया आपका, ये सिचुएशन क्या बता रहा है, हेनरीज लॉ से जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो हेनरीज लॉ से कंपैरिजन में एक ही चीज़ का फ़र्क, दो चीज़ का फ़र्क आपको दिख रहा है। हेनरीज लॉ में आपने क्या देखा था, P इज इक्वल टू KHX। पहला फ़र्क क्या है, पहला फ़र्क ये है कि यहाँ जो सिचुएशन दिखलाया गया था इसमें कांस्टेंट था KH, यहाँ का कांस्टेंट क्या है, P1 नॉट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हेनरीज लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैस इन लिक्विड के लिए है। यहाँ जो सिचुएशन आपको दिखलाया गया ये किसके लिए है, सॉलिड इन लिक्विड, या अगर दोनों वोलाटाइल रहता तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए है। तो इस तरह से हम लोग राउल्स लॉ और राउल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात और यहीं पास आप याद रखें, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, पार्टिकुलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोगों को जो पढ़ना है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है स्टूडेंट्स। याद रखिए, इसी को हम फिर यूज़ करने वाले हैं अगले क्राइटेरिया में। उसमें क्या याद रखना आपको, जैसे ही कोई सॉलिड सॉल्यूट या कोई लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, इसको बैबोज लॉ भी बोलते हैं, जो हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना है। तो इसको छोटी सी बात है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट हमेशा घट जाएगा, हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज
बैबोज लॉ भी इसको कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, सिंपल एंड। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें। अब कंक्लूड करेंगे हम लोग सारी बातों को। तो आपको जो चीज़ बतलाई गई उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जैसे ही सॉलिड उसको में डिक्रीज डाला जाता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इस राउल्ट्स लॉ के क्राइटेरिया में हम लोगों को जो चीज़ जाननी है वो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हैं और एक फाइनल क्राइटेरिया अब हम आपको बतला के इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इसमें मौजूद होकर के ऊपर में चला गया और वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, तब इसको फाइनल बात की हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। लास्ट, ये जो लिक्विड सॉल्यूट अभी आपको बतलाया गया था, यानी इसमें आपको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का दोनों कैसा है, लिक्विड है यानी वोलाटाइल है। तो जब अगर दोनों इसमें वोलाटाइल फॉर्म में मौजूद है, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर अवेलेबल हैं, तो जब दोनों के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर मौजूद होंगे तो वेपर फेज में क्या होगा, दोनों के कंपोनेंट बनेंगे, दोनों के कंपोनेंट। अब जब दोनों के कंपोनेंट इसमें बनेंगे, यानी कि इसमें एक कंपोनेंट आपके सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर में और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट का है वेपर फेज में। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में अलग से पूछता है, कंपोजिशन इन वेपर फेज क्या होगा, कंपोजिशन इन वेपर फेज। याद रहे अभी जितनी बातें आपने यहाँ पास सॉल्व की वो सब के सब लिक्विड के अंदर की, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 लिक्विड के अंदर। अब जब ये वेपर के फॉर्म में ऊपर में आया, तो ये जो वेपर फॉर्म में ऊपर में बन के आना शुरू हुआ, वेपर जब इसका बना, तो वेपर फेज में कितना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल गया, कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल गया, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो फाइनल क्राइटेरिया हेडिंग लगा लीजिए, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। चूंकि एक के मोल के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए आप x मान चुके हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होके गया उसके लिए अब हम लोग x नहीं मानते हैं। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म में जो गया उसको आप मान लीजिए कि y है। ठीक, अब फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, ये Y क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और जनरल केस के लिए अगर आप इसको वन कंपोनेंट है तो यहाँ 1 लगा देंगे, अगर सेकंड सिचुएशन है तो P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y2 लगा देंगे। जनरल केस हम लिख देते हैं, इन जनरल PI इज इक्वल टू P टोटल इंटू YI, जो कि कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे। इससे क्या पता चला, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क हुआ, सिर्फ ये आपको याद रखना है कि जब आप वेपर फेज का कंपोजिशन निकालेंगे तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको लेंगे, बाकी सारी चीज़ तो उसी तरह से है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन किसका मोल फ्रैक्शन, बस यहीं पास याद रखना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वो आप जो पढ़ रहे थे राउल्ट्स लॉ में, वो क्या था, वो था आपका इन लिक्विड, और यहाँ ये क्या हो गया, सिर्फ इन वेपर फेज। यहाँ लिख चुके हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज को हमने क्या माना है, y माना है, बस, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऊपर में जाता है, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वेपर फेज में किसके वेपर्स ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली जो मोर वोलाटाइल होगा उसी का तो वेपर ज़्यादा बनेगा। अगर सॉल्यूट ज़्यादा वोलाटाइल है, यानी अगर आपका इक्वेशन ऐसे दे दे एग्जाम में, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x2, सपोज कर लीजिए। तो जो कंपोनेंट आपका मोर वोलाटाइल है, यहाँ से पहचानना है ये मोर वोलाटाइल है,
जो ग्रेटर रहेगा वही मोर वोलेटाइल होगा। तो जो कंपोनेंट आपका मोर वोलेटाइल है वो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ बतलाया, तो उनके नाम से इस लॉ को जाना जाता है कोनोवैलोव्स लॉ। कोनोवैलोव्स लॉ सिंपल है, बस एक सिंपली नाम आपको याद रखना है कि वेपर फेज में ज़्यादा कंपोनेंट किसका होगा, उसका होगा जो मोर वोलेटाइल है। कौन है मोर वोलेटाइल, इक्वेशन से आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जो मोर वोलेटाइल रहता है वही तो जल्दी जल्दी वेपर फेज में जाएगा, और इसी क्राइटेरिया का नाम क्या रख दिया गया, कोनोवैलोव्स लॉ रख दिया गया। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द राउल्ट्स लॉ विथ इट्स टू सिचुएशंस, द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इससे आगे कंडीशन को प्रोसीड करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। लेकिन वो उन्हीं को समझ में आएगा जो इस क्राइटेरिया को समझ गए हों। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से बार बार देखें, इसलिए कि हम लोग अगले क्राइटेरिया में इसको यूज़ करने वाले हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोज़। टिल देन, गुड बाय।